नमस्कार। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंद। इन कविताओं से स्पष्ट है कि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती उन्नाव में दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की इलेक्शन टीम है। यह इलेक्शन टीम उन्नाव में है तो निश्चित रूप से ये एक साहित्य की नगरी है, जहाँ पर भगवती चरण वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, शिवमंगल सिंह सुमन, प्रताप नारायण मिश्र जैसे साहित्य के हस्ताक्षर पैदा हुए। निश्चित रूप से पौराणिक मान्यता यह भी है कि यहीं पर गंगा के तट पर बैठ करके महर्षि वाल्मीकि ने कहीं न कहीं रामायण का सृजन किया था। गौतम बुद्ध से लेकर ह्वेनसांग तक ने इस उन्नाव का जिक्र अपने तमाम सारे लेखों में किया है। बैसवारा की धरती मशहूर है इस बात के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपनी उपज के लिए, अपनी बातों के लिए। लेकिन आज हम दूसरे संदर्भों में उन्नाव में मौजूद हैं। संदर्भ है 2024 में होने वाले इस आम चुनाव का। संदर्भ है कि आम चुनाव होंगे और इस आम चुनाव में जनता की राय क्या होगी, जनता चाहती क्या है, बीती सरकारों ने उसे दिया क्या और कुछ पाया या नहीं पाया, इन सब को लेकर के हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अपनी एक रिपोर्ट। वोटर्स के लिहाज से देश की सबसे बड़ी लोकसभा सीटों में शुमार उन्नाव लोकसभा सीट यूपी की सियासत में अपनी खास पहचान रखती है। गंगा और साई नदियों के बीच बसी उन्नाव सीट जितनी अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती है, उतनी ही ये सीट इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर चर्चा में रही है। दरअसल यूपी की सियासत में लोकसभा चुनाव के रास्ते एंट्री करने की जुगत लगाए बैठे असुद्दीन ओवैसी को इस सीट पर बड़ा झटका लगा है। पल्लवी पटेल के साथ मिलकर बनाए गए उनके पीडीएम गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द हो गया। इस सीट पर ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं, इसलिए ओवैसी की कोशिश पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम का नारा बुलंद करके इन जातियों को साधने की थी। लेकिन इस पर पानी फिर गया। उन्नाव सीट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी ये सीट जीतकर बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने पर टिकी हुई है। तो वहीं सपा और बसपा भी जीत का अपना लंबा इंतजार खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। बीजेपी से साक्षी महाराज, सपा से अनु टंडन, बसपा से अशोक पांडे। कभी एक दौर था जब उन्नाव की लोकसभा सीट पर कांग्रेस और विधानसभा की सीटों पर सपा का कब्जा होता था। लेकिन 2014 में सियासी बाजी ऐसी पलटी कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हर सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। 2019 के चुनाव में साक्षी महाराज ने यहां बड़े अंतर से जीत हासिल की थी और सपा प्रत्याशी को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था, जिसके बाद से इस सीट पर 9 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस का दबदबा भी बेरंग हो गया। बीजेपी भी इस सीट पर 5 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि सपा बसपा लंबे समय से इस सीट पर अपनी अस्मिता को खंगाल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव ही नहीं, 2022 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के सीट पर बढ़ते पैठ की गवाही है। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। बांगरमऊ बीजेपी, सफीपुर बीजेपी, मोहन बीजेपी, उन्नाव बीजेपी, भगवंत नगर बीजेपी, पुरवा बीजेपी। उन्नाव लोकसभा सीट पर ओबीसी वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए हर दल की कोशिश इन्हें साधने की होती है। यहाँ के ओबीसी वोटर्स भी कई अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, जिनमें लोधी वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। इनके अलावा दलित वोटर्स की भूमिका भी यहाँ निर्णायक रही है। लगातार 2 जीत के बाद अब साक्षी महाराज की नजर जीत की हैट्रिक पर टिकी है। अब देखना होगा कि विपक्षी दल बीजेपी के विजय रथ को इस बार रोक पाने में कामयाब हो पाते हैं या साक्षी महाराज हैट्रिक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही लोकतंत्र की भगवान होती है और इस भगवान से पूछने के लिए कहीं न कहीं सारे चैनल, सारे समाचार पत्र और खुद नेता भी उनके दरवाजे तक आते हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि उनके विचार क्या हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। और जब चुनाव राष्ट्रीय होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे क्या होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों को भी उसमें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बात आपसे ही शुरू करते हैं। अपना परिचय दें और बताएं कि राष्ट्रीय मुद्दे क्या होने चाहिए और उन्नाव को आज तक मिला क्या और मिला क्या नहीं। मुख्य मुद्दा इस चुनाव के 2024 में है। जो 10 वर्षों से यहाँ के सांसद हैं आदरणीय साक्षी महाराज जी, उन्होंने 10 सालों में उन्नाव में कुछ नहीं किया है। अगर वो 10 काम अपने बता दें जो उन्होंने उन्नाव में किए हैं। इस समय एक 3-4 रोडें जो मुख्य उन्नाव में जाती हैं, उन्नाव से बांगरमऊ
इस रोड पर इतने गड्ढे हैं। अभी एक बहुत भयंकर हादसा हुआ था जमलदीपुर के पास, करीब 8 लोगों की जान गई थी। और ये कहते हैं कि भारी विकास है। उन्नाव से एक जो मोहान मार्ग जाता है, मोहान मार्ग की स्थिति ये खराब है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और हाईवे, अभी मैं परसों जागरण की रिपोर्ट पढ़ रहा था, करीब 1200 गड्ढे हैं। इन गड्ढों पे लोगों की जानें जा रही हैं और साक्षी महाराज जी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 2017 में उन्नाव की ज़मीन चक्कल वहाँ आए थे मियाँगंज में। उन्होंने कहा था हम मियाँगंज को मायागंज बनाएंगे। कोई भी लोग जो खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे सवाल है कि मियाँगंज बना है कि भी मायागंज। कभी मायागंज बनाने की बात करते हैं। मुद्दा है बेरोजगारी, युवा करा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है, पेपर लीक हुए हैं, बहुत से ऐसी युवाओं के साथ समस्याएं हैं जिनको निपटाने में भारतीय जनता पार्टी इन 10 सालों में पूरी तरह असमर्थ रही है। ये राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, उनको इस पर जवाब देना पड़ेगा और भारत की जनता को ये बताना पड़ेगा हमने उनको देश की अस्मिता के लिए चुना है। चलिए, ये तो ठीक है, प्रधानमंत्री से सवाल आपके हो गए, लेकिन आपका भी दल एक गठबंधन में है। आप क्या करने वाले हैं? आएंगे? देखिए, हम आते ही 30 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, जो हमारा संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र को आप पढ़िए। युवाओं के लिए न्याय है, नारी के लिए न्याय है और जितने भी तबके हैं, हम जो भी तबके हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम मेडिकल आपका क्लेम देंगे, सबको मेडिकल सामाजिक सुरक्षा देंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। आप जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें पढ़िए। उस संकल्प पत्र पर सवाल आप उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो न्याय पत्र, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है, उसमें वो बेरोजगारी की बात ही नहीं करते, नौकरी की बात नहीं करते हैं और हमारे न्याय पत्र पर सवाल उठा रहे हैं। न्याय पत्र इस देश की जनता को पढ़ना चाहिए। वो न्याय पत्र देश की आम जनता की आवाज़ है। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर से अधिक चले, जनता की राय से हमारा जो है न्याय पत्र बना है। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने जनता के लिए किया। खाली जुमला करने से बात नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातों का इस देश में कहीं नहीं है और उन्नाव की जनता आज भी विकास से महरूम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। आप उन्नाव के स्टेशन देख लीजिए, बात कर रहे हैं। फिर आते हैं, लेकिन आपके तमाम सारे जो ये आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी के पास भी चलेंगे, उनसे जवाब लेंगे कि तमाम सारी चीज़ें जो है एक साथ उन्होंने जुमला पत्र और क्या क्या कुछ बताया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी सबसे अच्छी पार्टी है। अब हम लोग 4-5 जो मुद्दे हमारे उठे हैं जो नरेंद्र मोदी ने किए हैं, जैसे कि सपा 70 हटाई है, 370 राम मंदिर और प्लस इन लोगों को, अपने लोगों को जो है नित्य नैमित्तिक सभी को गेहूँ आटा वगैरह जो दिया जा रहा है, इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, सभी का है, सभी का सहयोग है। ये तो बहुत सीरियस गलत है कि काम नहीं हुआ है। काम देखना है। जो राहुल गांधी का क्षेत्र अमेठी, रायबरेली, सोनिया गांधी का क्षेत्र हुआ करता था, उन्नाव से आज हाईवे निकल रहा है। कितना बढ़िया हाईवे बना। अनकंडन थी, आज क्या हालत थी वहाँ पे कि अगर वो चले जाएगा, बच्चा अगर पेट में हो तो कच्चा रास्ते में हो जाए, वो रोड की हालत थी। आज वो रोड बन गई हाईवे। अगर लोग चश्मा उतार के आंखों से वहाँ देखे जाके, पुरवा मोरावा उन्नाव रोड बन चुकी है, आरसीसी रोड बनी हुई है। उन्नाव मॉडल स्टेशन पास हो चुका है, बन रहा है। अमृत योजना उन्नाव में लागू हो चुकी है, पाइप पड़ चुके हैं, लाइन चालू है, गैस पाइपलाइन उन्नाव में पड़ चुकी है। ऐसा नहीं कि उन्नाव में काम नहीं हो रहा है, तो पब्लिक बात पे काम नहीं हो रहा। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं आलू से सोना निकाल देंगे, तो यहाँ के लोग ऐसे ही बोलने वाले होते हैं कि आलू से सोना बना देंगे, ये बना देंगे। आज वो बोलते हैं, स्टेटमेंट आता है, कहते हैं कि वो कहते हैं भारत माता की जय। क्या होता है भारत माता? जब इनको ये नहीं पता भारत माता क्या होता है, तो उनसे क्या उम्मीद की जाती है? सारे अलगाववादी जेल में हैं। आज बाबा अमरनाथ की यात्रा उनको अच्छी होती है, वहाँ पे जो हजारों सैनिकों के अभाव में होती थी, वहाँ पे यात्रा आप नहीं कर सकते थे। अपने ही देश में बाबा अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते थे। आज जाके देखिए वहाँ पे हालत, कितने बढ़िया लगने से यात्रा आज वहाँ पे होती है। देश के हम लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं देश के लिए। एक मुद्दा और उन्होंने उठाया, कहा कि पेपर लीक हो जाता है, रोजगार नहीं। पेपर लीक कहाँ से होता है? सपा सरकार से। सपा ने आई, नकल अध्यादेश हटा दिया, सब लोग नकल करके पास हो जाओ। आज जितने भी हैं कहीं ना कहीं सपा सरकार से ही वो जुड़े हुए हैं, जो नकल ये सब ये काम करते हैं। और नकल अगर वो पर्चा लीक हो रहा है तो उसके बाद एक्शन भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा। काम रोजगार हम युवाओं से पूछिए क्या है। हम युवा बताएंगे, जो युवा से पीढ़ी, अब उनको नौकरी थोड़ी मिलेगी जो 45 साल 50 साल है। हम युवाओं से पूछिए, युवाओं को रोजगार दे रही है। आप सीखिए जाके, उनको लोन दे रही है रोजगार करने के लिए। कितना लोन आज चले, ये ठेले वाले सबके लोन है वहाँ पे, मुद्रा लोन दे रही है। सबने अपना कारोबार खोल रखा है। अब
हम युवाओं से पूछिए ना रोजगार की बातें। आप सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती कि 50,000 वाला ही सरकारी नौकरी मिलेगा। को अपनी सरकार पे गर्व है, मोदी योगी पे गर्व है। और जो मोदी ने करवा दिया, दुनिया की कोई ताकत करा नहीं सकती। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं 20 लाख रोजगार देंगे, कहाँ से देंगे 20 लाख रोजगार? जितनी गारंटी जो बता रहा है कि जो मोदी योगी जो राशन बांटे, जनता के टैक्स का पैसा बांटे, तो ये क्या अपनी जेब से पैसा देंगे क्या? ये सबको नौकरी 20 लाख कोई क्या रोड मैप है? खाली हवा में बोल दो MSP गारंटी, पुरानी पेंशन सब बहाल कर दें, कैसे कर दें? हवा में कर देंगे। सारा टैक्स तो हम ही लोग से लेकर देंगे उनको, अपनी जेब से तो देंगे नहीं देंगे। आप आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में कितने भी लोग हैं, आप कोई भी आदमी किसी भी अस्पताल में जा सकता है, अच्छे से अच्छे अस्पताल में, और 5 लाख रुपए तक का आपको मिलता है फ्री। और आपको क्या चाहिए? हर तरीके की दवाई, हर तरीके की हर चीज़ आपके पास है। उसके बाद भी आप एक ही सिंबल को लेकर के, एक ही बात को लेकर के बार बार उस पर टोन करें, ये अच्छी बात नहीं है। आप साथ मिलकर के कुछ आगे बढ़ने की बात करें, ना कि दूसरे की टांग खींचने का काम करें। एक्सप्रेस वे 9 से 2 या 3 निकल रहे हैं और 1 महीने के अंदर सारे किसानों को पेमेंट हो गया अधिग्रहण वाला। मायावती टाइम पर गोलियां चली हैं पेमेंट के लिए। एक यहाँ पर अभी एक आलू पापड़ी लगाते हैं, एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने ये योगी का वो कन्या विवाह धन 51,000 रुपये ऑनलाइन बगैर किसी कमीशन के उनके अकाउंट में आया। ये है योजना योगी मोदी की। रात दिन हमारे स्वाभिमान को गिरा रही इंटरनेशनल रूप से, विश्व में जाके राहुल गांधी भारत की निंदा करते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो सर्वे, आर्थिक सर्वे, ये तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगा। सारी इंडस्ट्रीज खत्म कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं भारत में, ना रोजगार बचेगा। कमाए हम और दे जाके रोहिंग्याओं को। भाई ये कौन सी बात हुई? हम अपनी संपदा क्यों बांटे? हम अपनी संपदा अपने राष्ट्र के लिए लगाएंगे। और वोट देना है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को किसी भी हालत में देना है, और 400 पार नहीं 423 पार करना है। राजीव गांधी खुद कहते थे कि 1 रुपये भेजता जनता के पास 15 पैसे पहुँचता, लेकिन मोदी जी 1 रुपये भेजता तो 1 रुपये पहुँचता जनता के पास। थोड़ा जवाब लेने दीजिए। चलिए, बहुत सारा उधर से भी आरोप आपके ऊपर आ गया। जितनी भारी चिल्लपो होती है वो केवल झूठ को छिपाने के लिए होती है। सच पे पर्दा कोई नहीं डाल सकता है। इस जनपद में आप किसी भी भवन को देखेंगे, आप पाएंगे वो कांग्रेस शासनकाल का बना हुआ है। आप बताइए, ये जिला अस्पताल पंडित उमाशंकर दीक्षित की देन है कि नहीं है, जिसमें आज यहाँ उन्नाव की जनता इलाज करा रही है। ये गंगा बैराज जो गंगा के तट पे बंधा बना हुआ है, जिसपे आज ट्रांस गंगा सिटी बसाई जा रही है, ये कांग्रेस सांसद जियाउल रहमान अंसारी की देन है कि नहीं है। यहाँ बस्तियाँ, यहाँ 3 महीने बूढ़ा होता था, लोग शादी करने से इनकार कर देते थे, वो जनपद था ये। यहाँ की बाढ़ रोकने का काम कांग्रेसी सांसद जियाउल रहमान अंसारी ने किया था। पुलिस ट्रेनिंग कैंप बनाया, पंडित गोपीनाथ दीक्षित ने पुलिस ट्रेनिंग कैंप बनाया था ला करके बांगरमऊ में। बता दीजिए कौन सा दूसरा इंस्टीट्यूट भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार ने बनाया है यहाँ? कहाँ तक बात करेंगे? ये DSN और DVDT इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, बांगरमऊ में डिग्री कॉलेज अपने निजी निधि से, अपनी जायदाद के पैसे से पंडित विशंभर दयाल त्रिपाठी कांग्रेसी सांसद ने बनाया था। ये जिस रायबरेली मार्ग की बात कर रहे हैं, जिसको 9 NH का दर्जा दिया गया, वो कांग्रेस सरकार का सर्वे था और उसके लिए प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुका था। भाजपा सरकार ने अड़ंगेबाजी करके 5 साल लटकाए रखा। हमारे विरोध की देन है कि 5 साल बाद सन 2019 के बाद वो बनना चाहिए। मेरा बस ये कहना है कि जैसे कि आपने बोला, शुरू में ही आपने पक्ति बोला, ये जो उन्नाव जिला है ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यहाँ पर कवियों ने जन्म लिया, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए है क्योंकि यहाँ राजाओं का भी राज रहा है। ठीक है, उन्नाव जिले में हमको कोई ये बता दे कि इतना बड़ा कोई योग नहीं इस जनमानस धरती पे कि आपको यहाँ का प्रत्याशी मिल सके। जिताने के लिए भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिलता, बाहर से बुलाना पड़ता है। ठीक है, उन्नाव लोकसभा ऐतिहासिक है और कवियों की भूमि है, और भारत की सबसे बड़ी 4थी लोकसभा है। आप बताइए, ना इलाज के लिए कोई यहाँ सुपर हॉस्पिटल है, ना ही रोजगार के कोई साधन है, ना ही कोई यहाँ कस्बों दूर उन्नाव जिला खाली रोड पे खत्म हो जाता है, शहर दिखता ही नहीं है, खाली पड़ा है विकास कराने के, लेकिन विकास हुए नहीं। लोग खाली अगर कुछ भी कह दो सिर्फ चिल्लाने लगते हैं। बात मुद्दों पे आइए। आप हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर पास हो जाते हैं, कौन सा यहाँ कंपटीशन है? अगर बच्चों को पढ़ना हो तो लखनऊ जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं। क्यों जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं पढ़ाई करते? क्यों? क्योंकि यहाँ माहौल नहीं है। बहन मायावती की सरकार थी, उन्होंने शासन प्रशासन इतना सख्त रहता था, गुंडागर्दी बिल्कुल चरम पे थी, उसको कंट्रोल लगती थी।
उन्होंने भी काम कराया, ऐसा नहीं। और राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन भी किया है और मोदी जी ने लिया हो, चाहे वो 370 का हो चाहे कोई भी हो। माननीय मोदी जी ने कभी मायावती को नहीं मना किया, हमेशा अगर सपा हो चाहे कांग्रेस, उसने सदन से वॉकआउट किया है, लेकिन मायावती हमेशा आयरन लेडी की तरह मोदी के साथ खड़ी रही राष्ट्रीय मुद्दे पर। और रही बात स्थानीय स्तर पे आप खुद देख लीजिए उन्नाव जिले में कौन सा काम हुआ है। आप हाईवे की बात कर रही है, ठीक है, हाईवे बने, मानते हैं ये रायबरेली का है बहुत खराब था, बिल्कुल हाल था, ये मोदी गवर्नमेंट में बना, लाया कोई हो, लेकिन बनाया तो उन्होंने, क्रियान्वयन तो उन्होंने करा है। संसद में एक एक संसद का योगदान होता है, एक एक संसद से सांसद का निर्माण होता है और हर संसद को पावर होती है कि अपने क्षेत्र में विकास कराए, और इसके लिए नरेंद्र मोदी कभी मना भी नहीं करते हैं, वो किसी भी पार्टी का संसद हो। अगर वह लोकसभा में काम लेकर गया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उसके लिए काम कराया है। यहाँ देखिए, राजनीति में मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में 2 सदस्य उन्नाव के थे, पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी और हसरत मोहानी साहब। ये वो धरती है जहाँ पे संविधान सभा के एक ही जिले के 2 सदस्य थे, तो इतनी है। और उसके अलावा हमारे कवि, शायर, तमाम लोग पैदा हुए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी थे। हसरत मोहानी साहब वो थे जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की मीटिंग कराई थी। ये वो धरती है जहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई, माननीय सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आए थे। और इतनी अच्छी धरती में बाहरी आदमी कहाँ क्यों? और मैं आपको एक बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इस बार बाहरी नहीं चलेगा। इस बार यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि स्थानीय ही नेता यहाँ चुना जाएगा। मेरा नाम सुनीत तिवारी है, मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं किसी पार्टी से समर्थित, किसी पार्टी का हूँ नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल एक आम आदमी हूँ। मैं उस हैसियत से बात करना चाहूँगा। अभी आपने इतनी बात बताई कि उन्नाव की धरती, एक नाम आप रह गए आपसे, वो मैं ज़रूर वर्णन यहाँ करना चाहूँगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद की भी धरती है, हाँ, उनकी भी धरती है। बहुत सारे लोग हैं, मैं जो छूट गए हैं उनको मैं नमन करता हूँ। ये जो अभी बात हो रही थी कि ये हम लोग लोकतंत्र की कोई बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। और दूसरी बात, उन्नाव में तमाम समस्या है। जैसे अभी अमृत जल योजना की बात कही गई, अमृत जल योजना ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया है। हम शहर की स्थानीय बात को अगर समस्या को लें, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। सारी रोडें वो हो गई हैं। उनको जो अमृत जल योजना का जो ठेका था, उसमें उनको रोड को कम्प्लीटली सही करके देना था। उन्होंने अपने वो पैचवर्क किया, उससे पूरे उन्नाव की रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। आपने जहाँ से शुरुआत की थी, जिन शब्दों से, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि आपने साहित्यिक शब्दों से शुरुआत की थी। आज सारे पेपर लीक हो रहे हैं साहब, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? पहले पेट परीक्षा कर दी, पेपर रीड आप पहले लीक करा देते हैं, हमारे बच्चों के सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश? ये जो हमारे वक्ता है, ये असमाजवादी पार्टी के वक्ता हैं और ये प्रधानमंत्री था। इन्होंने इतना ज़्यादा, इन्होंने इतने सारे कांड गिनाए। इनसे गेस्ट हाउस कांड के बारे में बताएं, ये क्या हुआ था? जहाँ वो एक समय था जब चीफ मिनिस्टर भी सुरक्षित नहीं था। इस देश में, इस प्रदेश को इन्होंने बिल्कुल गुंडों के हाथ में सौंप दिया था। जितने माफिया हैं, सारे माफिया इनकी पार्टी के हैं। ये देखिए कितने दीनहीन बने बैठे हैं, और ये आवश्यकता है इनको दीनहीन बनाने की। मेरा कथन है कि आज समाज में जो हमारे ये लोग बोल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ता भाई ने कहा, गोमा चंदा, एक सबूत, एक प्रमाण दें। कोरी ये एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम समाज में जो बात कहते हैं आदमी आंख मूंद मानता है। हमारा वकील साहब कहाँ हैं? और अगर हम गलत गुमराह करेंगे समाज को, तो समाज कहाँ जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, हमारे अधिवक्ता महोदय ने कहा कोरोना जैसी वैक्सीन को कम से कम इतना तो न बोले कि ये भूल जाते हैं कि जब केदारनाथ घटना हुई थी तो टेम्पो के बसों के नंबर दिए गए थे, नंबर कि जाओ ये बसें नहीं भेजी। इतनी बिस्कुट कंपनियों को पैसा नहीं दिया था, प्रियंका ने, सोनिया ने दिया था। वो बेचारे भटक रहे थे, वो दिन भूल गए। अगर भाई बीजेपी सरकार नहीं होती तो कोयल बह रहे होते, रोडों पड़े होते। ये तो कहो मोदी ने दिन रात, योगी ने, अपने पिताजी खत्म हो गए, नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने समाज के लिए किया। ठीक है ना? ठीक है, बात ये नहीं है। मुद्दा बहुत क्लियर। मैं बड़े गंभीरता पूर्वक याद रखना चाहूंगा, आज समाज में मित्रों ये देश सबका है। हम किसी पार्टी से नहीं है, कोई पंजीकृत व्यक्ति नहीं है, हम समाज के सभ्य नागरिक हैं। हमारा दायित्व है कि हमारा पहले राष्ट्र, तब हम रहेंगे, तब हमारी जात रहेगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम ये अपोज लगा रहे हैं, उनसे कहना है कि अब इटली नहीं आता इलाज कराने के लिए। मोदी के आने से तुम्हारा इलाज ठीक हो गया बिना दवा कराए। ने ऐसे भी वाकये सुने हैं जिसमें दुश्मन आकर के हमारे देश के सैनिकों की गर्दन काट के ले गया और हम लोग खाली डोजियर लेकर के खड़े रहते थे। अब हम लोग डोजियर लेके नहीं खड़े होते, हम लोग डोज देते हैं। मैं स्वयं सेना में रहा हूं, मैं बता रहा हूं 2013 के पहले
ये हालत थी कि अगर वहाँ से कोई गोली चल जाती थी तो हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लिए बिना हम लोग वापस रिटेलिएट नहीं कर सकते थे, वापस हम फायर नहीं कर सकते थे। आज की डेट में मैं अपने साथ के जो सैनिक भाई हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बात करता हूं तो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। आप स्वयं बताइए, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, विपक्ष के हों, सत्ता पक्ष के हों, किसी भी के भी हों, आप बताइए पिछली बार आपने कब अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया? भूल गए होंगे लोग कि पाकिस्तान भी कभी सीज फायर का उल्लंघन करता था। पाकिस्तान अब सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता। हम लोग आज वो देश बन चुके हैं जिसके खिलाफ बोलने से पहले उसके देश को भी सोचना पड़ता है कि हमें क्या स्टेटमेंट देना है। हम वहाँ आकर के खड़े हैं, क्या ये सब बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता? हम लोगों के यहाँ पे विपक्ष में जो आज के डेट में बैठे हुए हैं वो लोग उंगली उठाने का काम अवश्य कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने ऊपर उंगली उठाने की सामर्थ्य रखते हैं? अपने ऊपर वो देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी किस प्रकार से पूरा मीडिया, आप लोग कहा करते थे कि मनमोहन सिंह हो गए हैं, बोलते नहीं हैं किसी बात पे। उनके पीछे एक प्रकार से एक रिमोट कंट्रोल हर समय खड़ा रहता था। हम लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें कि मनमोहन सिंह जी किसी राष्ट्राध्यक्ष के सामने खड़े हैं और पीछे से किसी ने आगे पकड़ के उनको साइड में कर दिया और कोई मैडम आकर के सामने खड़ी हो गई। हम लोगों ने वो भी वाकये देखे हैं और आज हम लोग वो भी वाकया देख रहे हैं जब हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं, हवाई जहाज के पास खड़े होकर के उनका सम्मान करते हैं, उनको स्वागत करते हैं उनका। तो ये तो निरंतर हम लोगों का देश प्रगति पे आगे बढ़ रहा है और हम लोग को इन्हीं विषयों पे देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे मुद्दे, जैसे लोग कह रहे हैं यहाँ सड़कें नहीं बनी, क्या आप बताइए एक भी सड़क नहीं बनी? कुछ छूट गई होगी, आप हाथ पे राई लगा करके क्या सरसों उगाने का इंतजार कर रहे हो? जो काम 60-70 वर्षों में नहीं हो पाए वो आप कह रहे हो 10 वर्षों में हो जाए? कैसे संभव है ये चीज़? जो देश इतना ज़्यादा पीछे हो गया था, उस देश को आगे बढ़ा के लाने के लिए भी तो हमें समय चाहिए। 70 वर्षों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई क्या हम खाली 10 वर्षों में कर लेंगे? हम कतई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें भी समय चाहिए होगा। जो कह रहे हैं 100 साल चाहिए, हम अवश्य 100 साल लेंगे और तब हम आपसे बात करेंगे कि आपके 70 साल और हमारे 100 सालों में क्या फ़र्क था, वो भी आप उस पर जवाब दीजिए आकर के। हम लोग कहते हैं कि मोदी के ऊपर आक्षेप उठाते हैं। जिस तरह से आज मोदी भारत के एक अनमोल कोहिनूर हीरे हैं, उनका त्याग करना, उनको किसी प्रकार से कम आंकना, विश्व में लगातार 8 वर्षों से प्रथम नंबर पर रेटिंग चल रही है, 78% रेटिंग के साथ विश्व का नंबर 1 लीडर बना हुआ है। ये भारत माता की देन है और हमारे आपके वोट की ताकत है। इसलिए बार बार मैं देश से अपील करूंगा, सब कुछ जाओ भूल, याद रखो सिर्फ कमल का फूल। चाहे आप रेलवे बेचो, चाहे आप एयरपोर्ट बेचो, हमारा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम लोग तो पंचर बना रहे हैं, कहीं ना कहीं पंचर बना रहे हैं, कहीं कहीं मोटरसाइकिल मैकेनिक है। आपकी पंचर हो जाएगी, हम ही से बनवाएंगे आके, हम ही हैं। एक दिन अगर ईद की छुट्टी हो जाएगी, पंचर बनवाने के लिए पूरे उन्नाव में लोग घूमते हैं, पंचर नहीं बनवा पाते। ऊपर उठे क्यों पंचर? ऊपर उठाने के लिए जब मोदी जी उठाएंगे तब तो वो कहाँ रोक लगा रखी है वो जगह बताइए। कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहने में तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कहने में, लेकिन जहाँ पर जो है सपोर्ट की बात आती है वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं। जरा हमको एक चीज़ बता दीजिए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, खाद्यान्न योजना चलती है, आपके बिरादरी को मिलती है कि नहीं? सबको मिल रही। आवास योजना चलती है, आपकी बिरादरी को मिलती है कि नहीं? जी हाँ, मिल रही। आयुष्मान योजना चलती है, आपको मिलती है कि नहीं? नौकरी कहाँ मिल रही बाबूजी? नौकरी भी तो कहो आप अपने मुंह से, सुन तो लो, ये भी कहो नौकरी। अब लीजिए भैया, आप पंचर के लिए तैयार हैं तो नौकरी। सुनो, सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले अल्पसंख्यक बंधु सबसे ज्यादा हमारी सरकार की बुराई करती है और सबसे ज्यादा लाभ यही लोग ले रहे हैं और उसके बाद भी बुराई कर रहे हैं। ये नहीं कहते कि हमें मोदी जी इतना दे रहे हैं, हम उनका एहसान माने, शुक्रगुजार बने, लेकिन बुराई भी करेंगे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इतना इन लोगों के लिए करने के बाद भी ये लोग एहसान नहीं मानते, शुक्रगुजार नहीं होते हैं। एक मिनट दे दीजिए बाबूजी, एक मिनट। देखिए हमारे यहाँ जो पढ़ लिख गया है वो सब सऊदी चले गए, कोई सऊदी गया, कोई कतर गया, कोई बहरीन गया, कोई ओमान गया, वहाँ से पैसा ला के देश का जो पैसा है वो बढ़ा रहे। देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन जो विदेशी रेवेन्यू है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं देश के अंदर, क्या समझे आप? लेकिन देश के अंदर नौकरी नहीं मिल रही है सबको। इसका मतलब है कि देश का जो एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से वो बेकार हो रहा है, वो हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ाता है, जो विदेशी पैसा आता है। और रही नौकरी की बात, तो क्या देश के सारे नागरिकों को समान नौकरी दी जा सकती है? संभव नहीं है शायद किसी भी देश के लिए। इष्टजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्नाव की धरती को प्रणाम करता हूँ। और जो हिंदूवादी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो
जो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हिंदूवादी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जैसा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी नारा लगाते हैं, जो कि पूरा नारा है कि जय जय सिया राम। आप अगर हिंदू हैं तो बोलेंगे कि जय जय सिया राम। इसका जवाब मैं दूंगा। जब हनुमान जी कहते थे जय श्री राम से ताकत आती है, जय श्री राम एक उद्घोष होता है जीत का, विजय उद्घोष है जय श्री राम, और गर्व से बोलते हैं जय श्री राम। पूजा ने बोली आती है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन 2005 से क्यों बंद की गई? अरे कोई जरूरत नहीं, नेता 5 साल ये बन जाए उसकी पेंशन जारी हो जाती है, और सरकारी कर्मचारी 30-35 साल नौकरी कर उसकी सरकारी पेंशन बंद की जाती है। अग्निवीर का मतलब ये है, केवल ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अग्निवीर का सैनिक, जो समाज में सैनिक होता है, सैनिक समाज में डिसिप्लिन रहता है, सैनिक समाज में डिसिप्लिन रहता है, सिविलियन नहीं रहते हैं। अगर 16 साल का बच्चा अगर भर्ती होता है सेना में, 4 साल बाद 25 लाख रुपए पाता है, और उसके बाद जो नौकरी करे वो डिसिप्लिन से रहेगा। जो अराजकता समाज में है, अगर अदर देशों में साल भर के 2 साल 4 साल के नौकरी हर घर तक दिया जा रहा है, हर घर तक दिया जा रहा है। अगर अग्निवीर का बच्चा रिटायर होकर घर आएगा तो दूसरी नौकरी भी कर सकता है, और वो समाज में सभ्य समाज की स्थापना करेगा, वो इस तरह अराजकता नहीं करेगा। उन्नाव साहित्य की धरती रही है, जहाँ पर सृजन हुआ साहित्य का, जहाँ पर नवीन साहित्य, छायावादी कविताएं लिखी गईं, और अब यही उन्नाव राजनीति में कहीं न कहीं रचना खोज रहा है। वो रचना है अपने आगे बढ़ने की, वो रचना है कहीं न कहीं अपने को तमाम सारी बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने की, वो रचना है देश में एक मजबूत सरकार की, और रचना है राष्ट्र की तमाम समस्याओं के हल की। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज़, उन्नाव।